मॉलिब्डेनम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कुछ आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं? काउंट करो, 18 हो गए। उसके बाद 4s2 कितने हो गए? 20 एंड 3d 10। इतना तुम लोगों को बाय हार्ट रहना ही चाहिए कि इधर तक 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। मैक्सिमम मतलब 85% क्वेश्चन तो इतने में से ही आ जाते हैं टिल एटॉमिक नंबर 30। बहुत रेयरली उसके ऊपर मतलब बाहर से आते हैं क्वेश्चंस। तो 3d 10 के बाद क्या आता है? 4p6 कितने हो गए? 36। 4p6 के बाद 5s2 ठीक है, कितने हो गए? 36 प्लस 2 38 एंड 38 प्लस हाउ मच इज 42? 4, तो 4d 4। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो 4d4 स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। 1 2 3 4 ये स्टेबल है क्या? नहीं। ये कंप्लीटली फिल्ड है? नहीं। हाफ फिल्ड है? नहीं। तो इसको हाफ फिल्ड करने के लिए व्हाट वी कैन डू? एक्साइटेशन कर सकते हैं। अब एक्साइटेशन कहाँ से होगा? 5s में से एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला गया। एरो के ऊपर जरा फोकस करना। जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ऐसे हाफ एरो बनाते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे तो कंप्लीट एरो बनाते हैं। ये एरो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये ज़्यादा करके ऑर्गेनिक में ऐसे एरोज यूज बहुत होंगे, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछे तो तुम लोग क्या लिखोगे? 5s2 4d4 या 5s1 4d5? 5s1 4d5। समझ में आ रहा है? एंड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन बोथ ऑफ देम हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये समझ पा रहे हो? दोनों में अभी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए तो इट विल बिकम मोर स्टेबल, ठीक है। अब वैसे ही सिल्वर, मैं सिल्वर का सिर्फ लास्ट पार्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। देखो 5p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 5p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन थे? काउंट करो। 5p नहीं, 4p6 36 हो गए थे। 36 और उसके बाद क्या आएगा? 5s2 कितने हो गए? 36 प्लस 2 38। 38 प्लस हाउ मच इज 47? 9। तो क्या आएगा? 4d 9। अगेन 4d 9 स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल है तो क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा एंड देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 5s1 4d 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है ना, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछेंगे तो तुम लोग 5s2 4d 10 लिखोगे या 5s1 4d 10 लिखोगे? समझ पा रहे हो? तो ये एक्सेप्शनल वाले जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। मतलब एटॉमिक नंबर 30 के बाद अगर किसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा करके इनके ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही और एक एग्जाम्पल, टंगस्टन W, ठीक है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर रहता है 32 74, ठीक है। लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टंगस्टन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सब जन, बिना पीछे देखे ऑफ बॉक प्रिंसिपल का यूज़ करके, ठीक है। लिख दो। 4d 10 तक तो इजी है, उसके बाद का ही तुम लोगों को सोचना है। चलो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 30। 4p6 36 5s2 38 4d 10 48 5p 4d के बाद 5p आता है 5p6, ठीक है 54। उसके बाद 6s2 56 4f14 56 प्लस 14 कितने हो गए? 70। 70 प्लस हाउ मच इज 74? 4। तो और एक्स्ट्रा के 4 ऐड करने हैं तो 5d 4, ठीक है। अगेन सेम सिनेरियो, इज इट स्टेबल? नो। यहाँ पे अगर देखेंगे
1 2 3 4, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होगा, वापस सेम एक्साइटेशन होगा। अब क्वेश्चन ये है एक्साइटेशन कहाँ से करें, 4f में से या 6s में से, क्यों 4f में से भी, अबे मतलब हाँ क्या, ना 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 वैसे कुछ नहीं है, हाँ किसने बोला, तुमने बोला, क्या है 4f इज ऑलरेडी स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड है, तो कंप्लीटली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन जंप हो सकता है क्या, नहीं। 6s में से अगर इलेक्ट्रॉन में जंप कराऊंगा, ये ध्यान दो बे, पहली बात इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन जंप हो सकता है, वाई, बिकॉज फोर्थ शेल, ये फोर्थ है, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, समझ में आ रहा है, तो फोर्थ में से भी 5d में जा सकता है, ये 4f है, ये 5d है और ये 6s है, ठीक है, तो 4f में से भी 5d में जा सकता है एंड 6s में से भी 5d में आ सकता है, समझ में आ रहा है, दोनों में से पॉसिबल है। 6s में से ही जंप होगा, क्यों, बिकॉज 4f इज ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से करेगा, 6s में से, एंड न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 6s 1 4f 14 5d5। अब यहाँ पे अगर देखोगे 6s जो पहले कंप्लीटली फिल्ड था वह भी क्या हो रहा है, हाफ फिल्ड हो रहा है, विच इज ऑल्सो स्टेबल, एंड 4f तो छोड़ ही देते, वो 14 पूरे कंप्लीटली फिल्ड है, एंड 5d जो पहले अनस्टेबल था, नाउ इट हैज बिकम स्टेबल, तो ओवरऑल एलिमेंट जो है वो स्टेबल बन जाता है, समझ पा रहे हो। गोल्ड का भी खुद से करना, ये वाला पार्ट समझा कि 6s में से क्यों जंप हो रहा है, ओके। अब गोल्ड का खुद से करना, ये तुम लोगों ने पहले से किया होगा बट स्टिल मतलब चलता है। गोल्ड 79 करो, एंड फिर और 2 एक्सेप्शंस है, बाकी और एक्सेप्शंस लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में है, जो मैं इस साल नहीं पढ़ा रहा, मतलब मेरे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, वो तुम लोगों को रवि सर पढ़ा देंगे, या फिर अगले साल अगर मैं पढ़ा रहा रहूँगा एफ ब्लॉक तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, डिपेंड्स कौन पढ़ा रहा है। 79 तक करो, इधर तक अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ रही है तो मतलब इसके बाहर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, हो गया, ओके। तो अगेन एंड वाला पार्ट लिख रहा हूँ सिल्वर के साथ जैसे किया था, ठीक है। अब अगर यहाँ तक देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन हुए थे, 54, ठीक है, 54 के बाद 6s2 56, 4f 14 70, 70 प्लस हाउ मच इज 79, 9, तो 5d9 अगेन इनकम्प्लीटली फिल्ड, ये कंप्लीट हो सकता है, एक्साइटेशन करेंगे, कहाँ से एक्साइटेशन होगा, 6s में से एक्साइटेशन हो गया, एंड फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 6s 1 4f 14 5d10, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कुछ, जंप 6s में से क्यों होता है वो सबको समझ में आ गया, ओके। इधर तक ठीक था, ये कॉपर एंड क्रोमियम जैसा ही है। इसके बाद के 2 एग्जांपल्स हैं जो मतलब एक्सप्लेनेशन अपने पास है नहीं, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है बट हम लोगों ने उतना पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उसको याद रखने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पैलेडियम, पीडी, एटॉमिक नंबर 48 करना स्टार्ट करो। हाँ, एंड लैंथेनम एंड एक्टिनियम, इनका एक बता देता हूँ, इनमें भी एक गड़बड़ है, अगेन जहाँ पे गड़बड़ है वो याद रख देना, उनके ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है, इन सबको स्टार मार्क करके रखवा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग जो है ना वहाँ पे लिख देना एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, एंड इसे स्टार मार्क करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस सारे के सारे, ठीक है। सब लोग ने नाम लिखा है ना, चलो पैलेडियम हो गया लिख के, वापस हाँ हाँ 46 है, सॉरी माय बैड, ओके। तुम लोगों को कैसे पता, पीछे देखा, ओके, हाँ, अरे माय बैड, एडिशन गलत हो गई मेरी, 46। तो अगर यहाँ पे एंड पॉइंट देखोगे तो ऐसे कुछ आएगा, अरे सॉरी, ये इधर वाला एंड पॉइंट नहीं यूज़ कर पाएंगे, 36 वाला, ठीक है, ये पहले जो हम लोगों ने एंड पॉइंट लिया था 3d6 वाला, 3d6 तक 36 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 36 के बाद
4s नहीं, अब मदद करो, भूल गया, 4p6 था क्या? 4p6, हाँ वही सोचू, 4p6, ठीक है। 4p6 तक 36 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसके बाद 5s2 38 प्लस हाउ मच इज 36? 8, तो क्या एंड होगा? 4d8। यहां तक सब जन आ गए थे। अब ये एक्सेप्शन तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है, ठीक है। यहां पे अगेन ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब लोग ऐसे फिल कर पाते हैं इसको? पहले अनपेड फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब समझने जैसा कुछ नहीं है, याद रखने जैसा है। 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 5s0 4d10। अब किसी के दिमाग में आएगा निकल में क्यों नहीं होता ना? निकल भी तो है, निकल में भी 3d8 था, मतलब तुम लोगों को याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, वो ट्रिक कभी इसके बाद हम लोग करेंगे, इनकी भी ट्रिक्स रहती है। तो निकल में क्यों नहीं होता? तो निकल में ना वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं रहता, वेकेंट डी ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते नहीं है। अब जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट सुने कुछ, मतलब ये सब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट तुम लोगों ने उतना पढ़ा नहीं अभी तक, तो एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। इनऑर्गेनिक में सर पढ़ाएंगे शील्डिंग इफेक्ट, पढ़ा है क्या शील्डिंग इफेक्ट? सुना है सिर्फ, ओके हाँ। तो शील्डिंग इफेक्ट जब होगा, मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा पार्ट बताया था, मुझे बताओ SPDF, अभी मतलब थोड़ा सा ऊपर से सिर्फ SPDF, विच वन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? हाँ, s ऑर्बिटल हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे ये मैंने लिखा के दिया हुआ है, ठीक है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में रहती है? s ऑर्बिटल। एंड लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी रहती है? f ऑर्बिटल। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट नाम की एक चीज है, सर पढ़ाएंगे, ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद किसका आता है? d ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमारे पैलेडियम में 3d10 रहता है, एक याद है? 4p6 के पहले 3d10 आता है। एंड दीज d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स विच इफेक्ट? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एंड उस पुअर शील्डिंग की वजह से ये 5s के इलेक्ट्रॉन 4d में जा पाता है। ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, बट अगेन शील्डिंग इफेक्ट ही नहीं पढ़ा है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। जब रवि सर शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे तब उनको ये पूछ लेना कि मतलब मैंने ऐसे ऐसे बोला था तो इसका क्या है, ठीक है, ओके। अब तो अगेन मतलब देखो 118 एलिमेंट्स याद नहीं रखने हैं ना, तुम लोगों को गिन चुन के कितने एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ये 4 हो गए, ये एक और इसके बाद एक, मतलब 6 एग्जाम्पल ये। एंड क्रोमियम कॉपर, अगर देखोगे क्रोमियम कॉपर अगर समझ में आ गया होगा तो गोल्ड तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये 2 सिर्फ रट लेना, याद रखना, इनके आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ये एक्सेप्शनल है ना, इसमें मतलब वो घुमा सकते क्वेश्चन को, तो ये मैक्सिमम आते हैं, तो इतना ही रट लो, बाकी तो तुम लोगों को लिखने आ ही गया है, ठीक है। अब लास्ट प्लैटिनम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ही लिख देता हूँ, ये ज़्यादा ही एक्सेप्शनल है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, कितने हो गए? 3d10 तक कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 30। 3p6 सॉरी 4p6 38 36 36 5s2 4d10 5p6, यहाँ तक भी 54। प्लैटिनम इज 78, यस प्लैटिनम इज 78, वो गोल्ड का नंबर लिख दिया मैंने, तो 78। अब 5p6 तक हो जाते हैं 54 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैं 36 और 54 पे रुकता हूँ ना, उसका भी रीजन है, अभी इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद 6s2 54 प्लस 6 2 56 4f14 कितना हो गया? 70 प्लस हाउ मच इज 78? 5d8, ये 5d8 रहना चाहिए। एंड इसमें आ जाता है कौन सा नया ऑर्बिटल जो पहले तक इधर पैलेडियम में नहीं था? f ऑर्बिटल, यहाँ पे पहली बार f ऑर्बिटल आता है, समझ में आ रहा है। एंड f ऑर्बिटल आल्सो प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के दिया था, मतलब लिखा था, तो तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाता है, एक ही घुसता है,
तो ये सबसे वियर्ड हो जाता है, ठीक है। एंड एक इलेक्ट्रॉन अंदर घुस गया तो क्या बनेगा, 6s1 4f 14 5d 9, ये और वियर्ड हो जाता है, ठीक है। अगेन एग्जाम, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या है, बट जब ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो विद इन 10 सेकेंड्स तुम लोग आंसर दे पाते हो। ध्यान देना भाई, फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें तुम लोगों ने अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। न्यूमेरिकल सॉल्व करना मतलब 3-4 मिनट तो निकल ही जाते हैं ना, ठीक है, लेंदी अगर क्वेश्चन होगा। उसी बदले जब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, ये सब इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, टॉपिक में आ गया इसलिए। तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जब आते हैं ना, और पैलेडियम का क्वेश्चन या फिर प्लैटिनम का क्वेश्चन आ गया, तो तुम लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन में यही ढूंढना रहता है ना, 6s1 5d9 दिख गया, टिक किया, हो गया। समझ में आ रहा है? तो पढ़ते वक्त ये लगता है कि यार क्या चालू है और कैसे चालू है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बाय हार्ट एक बार कर लिए तो एग्जाम में आंसर बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। ये हो गए हमारे एक्सेप्शनल बिहेवियर। एक नहीं और 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो अगले साल एफ ऑर्बिटल में पढ़ोगे, ऐसे बोला था, बट वो एक कर लेते हैं क्योंकि वो डी ब्लॉक में आता है। एक है लैंथेनम, लिखो बे, लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, एंड दूसरा है एक्टिनियम एटॉमिक नंबर, पीछे कोई चेक नहीं करेगा तुम लोगों ने, मतलब मेरे ख्याल से गूगल से आंसर निकाले जिन लोगों ने होमवर्क भी किया है, क्योंकि मतलब मैंने 1-2 जन का देखा तो डायरेक्ट एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, पीछे कोई चेक नहीं करेगा। तुम लोगों ने करेक्ट आंसर लिखा होगा बट क्या मिस्टेक हो रही है फिर समझेगा ही नहीं, ठीक है। तो और ये मत किया करो, मतलब गूगल से आंसर मत निकाला करो, खुद से ज़रा प्रैक्टिस किया करो, अच्छा होगा। 57 + this 89, ठीक है। चलो, इनके एटॉमिक नंबर करेक्ट है, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो खुद से, होमवर्क में कोई चेक नहीं करने वाला है। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे अरे ये 56 अभी तक बाहर नहीं हुआ क्या, ये 54 है, ये 56 है, 56 तक तो पहले से ही था, एंड सिर्फ एक ऐड करना था ना बे, तो ये क्या ही डिफिकल्ट नहीं था इतना कुछ। तो कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 54 यहाँ पे होता है, 6s2 56 4f1 आना चाहिए, लैंथेनम पहला लैंथेनॉइड का एलिमेंट रहता है, बट अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी में चेक किया होगा तो लैंथेनम डी ऑर्बिटल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दो बे, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब तुम लोगों को डीएनएफ ब्लॉक में, मैं एक साथ तुम लोगों को सब कुछ अभी लिखा के दे रहा हूँ, ये सब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा अभी, मुझे मज़ा आता है, ठीक है, बट टाइमलाइन के हिसाब से ये 12th में पढ़ाने वाली चीज़ है, समझ में आ रहा है? तो अभी एक बार देख लोगे तो 12th में याद आएगा ना भाई, हाँ ऐसा कुछ देखा हुआ था, 12th में ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो अभी के लिए सिर्फ हजम करने की कोशिश करो, एक साथ सब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रहती, बट थोड़ा सा देख लिया फिर बाद में एक बार रिवीजन हो गई तो दिमाग में पक्का बैठ जाएगा, ठीक है। तो लैंथेनम में 5d1 रहता है, हेंस लैंथेनम इज अ विच ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक, लैंथेनम डी ब्लॉक में आता है, समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद सीरियम से लैंथेनॉइड स्टार्ट होते हैं, समझ में आ रहा है कुछ? तो एफ ब्लॉक में लैंथेनम आता है क्या? नहीं, एफ ब्लॉक में लैंथेनम के आगे वाले आते हैं, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, रीजन बिकॉज इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल, समझ पा रहे हो? ये भी स्टेबिलिटी के लिए होता है कि एफ में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाने के बदले डी में जाना ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब वैसा ही एक्टिनियम, अगर एक्टिनियम की बात करें तो एक्टिनियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6, यहाँ तक कितने हो जाते हैं? 54। ये सब बीच वाले 36 54 इंपॉर्टेंट नंबर क्यों है बताऊंगा। 54, उसके बाद 6s2 कितने हो गए? 56, 4f14 70, 5d10 कितने हो गए? 80, उसके बाद
6p6 कितना हो गया 86, इंपॉर्टेंट मार्क, ठीक है। 86 भी एक इंपॉर्टेंट मार्क रहता है, क्यों बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है 7s2, ठीक है। 86 प्लस 2 88, 88 प्लस हाउ मच इज 89 1। अब उसके बाद अगर तुम लोग देखोगे ऑफ बॉस प्रिंसिपल में 5f आता है, ठीक है। 5f में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है बट नहीं जाता। 5f के अंदर ना जाते हुए वो कहाँ पे जाता है 6d1 में। हेंस एक्टिनियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। एक्टिनियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डी ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है क्या? हाँ ये गलत है, ठीक है। मतलब ये तुम लोग 2 बार लिखोगे बे रुको, तुम लोग 2 बार लिखना, नहीं तो 2 बार नहीं, ऐसे करना कि पहले 4f1 ऐसे होना चाहिए, बट दिस थिंग इज एक्सपेक्टेड, बट होता है 4f0 and 5d1, this is observed, and because of this reason lanthanum is a d block element। ये कुछ समझे? तुम लोग ऐसे लिखना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे it should have been 5f1, this is expected according to Aufbau's principle, but what we get 5f0 and 6d1, it is observed, and hence actinium is a d block एलिमेंट। इसलिए मैंने गूगल से रेफर करने नहीं बोला था, बिकॉज गूगल पे बहुत सी जगहों पे ये गलत दिया हुआ रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम लोगों ने अगर एनसीईआरटी रेफर की होगी, लैंथनम एंड एक्टिनियम दोनों के दोनों डी ब्लॉक में लिखे हुए हैं। डी ब्लॉक में क्यों लिखा है? बिकॉज उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। ये चैप्टर खत्म करने में अपने को ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, मतलब एग्जाम्पल्स ज़्यादा कर रहे हैं ना, इसलिए कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखो, एंड हाँ दूसरी बात, अभी तुम लोग जब वेकेशन से वापस आओगे, मतलब ये हर साल होता है इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, तुम लोग अपने फ्रेंड्स को पूछोगे अपने तुम्हारे क्लास में कितना हो गया, उनकी क्लास में 2-3 चैप्टर हो गए रहेंगे, ठीक है। अपना एक ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो रीज़न वही रहता है कि हम लोग एक ही चैप्टर में नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल के मतलब दुनिया भर की चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना अगर कर लोगे अच्छे से तो तुम लोगों के एडवांस के भी क्वेश्चन तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतना किया हुआ है। तुम लोग नोट्स रेफर करना चाहिए, तो तुम लोगों को आइडिया लग जाएगी कि 2-3 चैप्टर का कंटेंट और अपना एक चैप्टर का कंटेंट ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो वो मत करना, तुम्हारा सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मतलब उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। केमिस्ट्री का मेरा सबसे पहले ही हो जाता है, तो वो कर दूंगा मैं। ओके, अब इसमें कोई दिक्कत? हेडिंग लिखेंगे मैजिक नंबर। मैं बार बार जो 36, 54, 86 वहाँ तक याद रखने बोल रहा था ना, उसका नंबर है ये, रीज़न है ये मैजिक नंबर, ठीक है। नोबल गैसेस बताओ भाई कौन से हैं नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसिन। ओ जी ये याद रख, इसको तुम लोगों ने UUO ऐसे पढ़ा होगा, अन ऑक्टियम, ठीक है। इसका नाम ऑर्गेनेसिन, ठीक है। ओके, अब इसके लिए निमोनिक भी है, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ठीक है। अब इनके एटॉमिक नंबर बताओ भाई, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? 2, नियॉन 10, आर्गन, क्रिप्टॉन कैसे बता? जेनॉन 54, रेडॉन। ओके, अब ध्यान दो भाई, इसको याद रखने के लिए एकदम सिंपल ट्रिक रहती है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ना वो ठीक है, बट ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या है? तो दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड,
एक पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं? अगर तुम लोगों को पूछे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, कितने हैं? 2 है। सेकंड में कितने हैं? 8 है। थर्ड में कितने हैं? 8 ही है। फोर्थ में कितने हैं? 18। फिफ्थ में भी सेम रहते हैं 18 एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ में 32। अरे ये तुम लोगों को बचपन में लिखाया होगा। लास्ट वाला सेवंथ वाला इनकम्प्लीट बोलते हो तुम लोग। एक चमाड़ दूंगा ना मैं नहीं बोलोगे तो। तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है स्कूल में? जिनके सिलेबस में था उनके सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं है तो ठीक है, मतलब मेरे से पढ़ लो, ठीक है। अब तो ये समझा क्या है? तो अगर ये नंबर अगर याद रखोगे तो तुम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड भी इजीली याद हो जाएंगे, समझे? ठीक है। तो 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। फर्स्ट शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकेंड थर्ड को हम लोग शॉर्ट बोलते हैं जिसमें 8 आते हैं। 18 18 फोर्थ फिफ्थ को हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सिक्स्थ वाले को लॉन्गेस्ट, सेवेंथ वाले को इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। कुछ ये तो पढ़ा है क्या? जिनको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाया था उनकी बात नहीं हो रही है, जिनके टेक्स्ट बुक में, जिनके सिलेबस में पीरियोडिक टेबल ऐसे चैप्टर था उनको पूछ रहा हूँ। इनकम्प्लीट नहीं था, 32 ही था। 32 ही रह सकते हैं, मतलब आज ये अपडेट हो गया है ना, मतलब अभी 32 तक एलिमेंट आ गया एक्चुअली, वो अभी इनकम्प्लीट रहा नहीं है, ठीक है। सारे के सारे डिस्कवर हो गए। ओके, अब इसका यूज कैसे करते हैं ध्यान दो। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 + 8 10 + 8 18 + 18 36 + 18 54 + 32 86 + 32, जल्दी बताओ बे। 118। पीरियोडिक टेबल खत्म। ये समझ में आ रहा है? ये तुम लोगों को नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर निकालने में हेल्प करता है। एंड हम लोग जो वो 36 54 86 18 ये लिख रहे थे ना, वो ट्रिक आर्गन एंड उसके बाद आगे लिख रहे थे, वो लिखने के लिए ये मतलब काम आता है, ठीक है। ओके अगेन ये सब मेरा पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड था बे, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। लिख दो। अभी भी मतलब कुछ ग्राफ्स बाकी है, मेरे चैप्टर का प्रॉपर वाला पार्ट बाकी है अभी भी, फॉर्मूलाज एंड ऑल, वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हो गया, बस हो गया इनऑर्गेनिक इतना। अब हम लोग वापस फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर जाते हैं, ठीक है। मैजिक नंबर का यूज़ कैसे करते बताओ? मतलब एक क्वेश्चन आता है, तुम लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ध्यान दो बे। बाय द वे ये कौन से ग्रुप में आता है? ये कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 18 सबने पढ़ा है? ओके तो तुम लोगों को ऐसा रैंडम क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि एलिमेंट लेट अस से एक्स एटॉमिक नंबर 31, ठीक है, कम्स इन विच पीरियड, ये ऐसे वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने किए होंगे। कम्स इन विच पीरियड, विच ब्लॉक एंड विच ग्रुप, किया है क्या ऐसा कुछ? ब्लॉक नहीं किया, ओके ठीक है, बट ग्रुप एंड पीरियड किया हुआ है, तो मैजिक नंबर से ये ज़्यादा इजी हो जाता है। अब मुझे बताओ 31 ये नंबर किसके नज़दीक है? 36। 36 कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 18, बराबर, उल्टा जाने का। 36 35 34 33 32 31 पहुंच गए। 18 17 16 15 14 13 एलिमेंट नंबर 31 कम्स इन विच ग्रुप? ग्रुप 13। समझ में आ रहा है? विच पीरियड? 1 2 3 4 फोर्थ पीरियड। अरे लाइन में ही है ना वो पीरियड वाइज, तो कौन सी पीरियड में आएगा? फोर्थ पीरियड। एंड विच ब्लॉक? तो ब्लॉक तो पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 तक रहता है, समझे? तो पी ब्लॉक। ग्रुप 3 से 12 तक डी ब्लॉक, ये समझे? तो मैजिक नंबर का ये भी तुम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड किया होगा ना, वो सॉल्विंग कैसे किया है? ग्रुप एंड ब्लॉक पीरियड निकाले है ना भाई। ये तुम लोगों की पीरियोडिक टेबल के नोट्स बताओगे, मतलब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ क्या क्या? अरे नहीं, रवि सर ने ये पढ़ाया है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये नहीं हुआ है अभी तक, हाँ तो ठीक है, ओके ओके ठीक है। ये सब पीरियोडिक टेबल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब यूज होगा, ठीक है। ओके बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक नेचर। हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक नेचर। अब ध्यान देंगे जरा यहाँ पे। मैग्नेटिज्म कैसे अराइज होता है वो पहले पढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक वायर है, वायर में से करंट भाग रहा है, मैग्नेटिक नेचर इंड्यूस होता है।
होता है ऐसे वायर में से एक करंट अगर भाग रहा होगा ना, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थोड़े से जनरेट होते हैं। ऐसे पढ़ा है तुम लोगों ने? थैंक यू, पढ़ा है। ओके ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर ज़्यादा बढ़ाना होगा तो क्या कर सकते हैं? करंट बिना बढ़ाए इतने ही करंट पे मुझे मैग्नेटिक नेचर बढ़ाना है, क्या करूँ? क्या करना पड़ेगा? हाँ, वायर चेंज नहीं, हाँ हाँ, क्या करना पड़ेगा? कॉइल, यस। तो वायर को ऐसा घुमाने का, इसको क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, चलो कुछ तो पढ़ा है तुम लोगों ने। एंड फिर इसमें से क्या भगाते हैं? करंट को भगाते हैं। इधर से करंट छोड़ दिया तो अभी एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, फोर्स। एंड फिर बाद में अंदर अगर लोखंड रख दिया, मेटल रख दिया, Fe, तो वो मैग्नेटिक हो जाता है। ये पढ़ा है तुम लोगों ने स्कूल में? सबने पढ़ा है? ओके गुड। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना सब जन। क्वेश्चन, मैंने यहाँ से करंट छोड़ा, इधर से उल्टा करंट छोड़ा, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं होगी? हाँ नहीं होगी ना, क्यों? क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। रिपेल बोलना गलत हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे, समझ में आ रहा है? एंड ऐसे टाइम पे मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है एंड वायर जल जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ना जलने वाली वायर यूज़ करे, जैसे कि टंगस्टन, टंगस्टन सुना है ना, तो बल्ब बन जाता है, वायर गर्म होकर ग्लो करना स्टार्ट करती है, समझे? ओके, तो वो सब टाइम पास है। अब यहाँ पे ये इतना पार्ट समझा मैंने क्या बोला? ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कब अच्छे से जनरेट होती है? जब करंट को ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है। करंट इज द फ्लो ऑफ, और अच्छे से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है ना बे, तो करंट इज द फ्लो ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन को जब ऐसे गोल 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 घुमाएंगे तो क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। अरे हेडिंग देख लो, चाहिए तो भूल जाते हो तो हेडिंग देखने का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसमें कोई दिक्कत? अब हमारे एटम्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन शांत रहते हैं क्या? नहीं, ये भी क्या करते हैं? गोल गोल घूमते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कौन सा मैग्नेटिक, सॉरी कौन सा क्वांटम नंबर? हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर, बराबर। एंड इलेक्ट्रॉन का नेचर दो टाइप का रहता है, एक तो ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंड दूसरा ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? अब अगर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन बाजू बाजू में आ गए, ध्यान से सुनना, एक क्लॉकवाइज वाला, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला, एक, हाँ, एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसा घूम रहा है, दिख रहा है? क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। मैग्नेटिज्म जनरेट होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? एंड उसी बदले अगर एक अकेला बेचारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सिर्फ घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी क्या? तो कौन से एलिमेंट्स मैग्नेटिक रहते हैं? जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पेयर्ड, या जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। मैंने क्या बड़बड़ की? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? तो इन दोनों की वजह से मतलब दो सिनेरियोज हो सकते हैं, एक एलिमेंट जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा एलिमेंट्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इससे दो मैग्नेटिक नेचर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। एक मैग्नेटिक नेचर रहता है पैरामैग्नेटिक नेचर, लिखो बे, फर्स्ट पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय, weakly attracted by magnetic field, ठीक है। बताओ भाई, तो ये मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? वेरी नाइस। बाकियों के लिए भी सवाल सबके लिए है। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स, सो दे शुड हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएंगे, मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो दीज सब्सटेंसेज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट सेकेंड नेचर आता है डायामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर। तो ये मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे। तो जो चीज मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्ट नहीं होती वो एक्चुअली रिपेल होती है। तो दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड रिपेल करने वालों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो दे कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तुम लोगों ने कभी देखा है किसी चीज को मैग्नेट से रिपेल होते हुए?
हम सेम रिपेल नहीं है, मतलब वो सेम पोल्स रिपेल होते हैं वो वाला नहीं, कोई नॉर्मल चीज़, जैसे कि तुम लोगों ने Fe को देखा होगा, हमेशा मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। Fe कभी, Fe मतलब लोखंड, Fe आयरन, ठीक है, तो आयरन कभी मैग्नेट से रिपेल होता है क्या? नहीं, वो हमेशा अट्रैक्ट होता है ना। तो वो अट्रैक्ट होने वाला पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है, समझ में आ रहा है? वैसे तुम लोगों ने किसी दूसरे चीज़ को मैग्नेट के अलावा मैग्नेट से रिपेल होते हुए देखा है क्या? तो एक्चुअल में सब चीज़ें मैग्नेट से रिपेल होती है जो अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है, बट अट्रैक्शन का फोर्स जो है ना वो बहुत कम रहता है, ठीक है। ये देखने मतलब तुम लोग एक कोई तो ऐसे वुडन स्टिक लो, छोटी सी मैच स्टिक लो, उसको ऐसे एक थर्माकोल के ऊपर लगाओ, ये अपना थर्माकोल का ऐसे पीस छोटू सा, ठीक है, ये तुम्हारी ऐसे लकड़ी, इसके ऊपर एक मैच स्टिक लगाई हो तुम लोगों ने, ठीक है, ठीक है, अंदर घुसेड़ दो एंड फिर इसके पीछे पीछे ऐसे मैग्नेट लेके भागो, ठीक है, एंड इसको रख दो पानी के अंदर, फ्रिक्शन कम करना है ना भाई, समझ में आ रहा है? ये दूर भागती है मैग्नेट से, मतलब वो थर्माकोल खुद और वो वुडन स्टिक ये दूर भागते हैं, कभी चेक करना, बट रिपल्शन इतना कम रहता है कि मतलब जनरली अपने को नॉर्मल ज़मीन पर रखेंगे तो वो रिपेल कर पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, समझ में आ रहा है? तो अगर तुम लोग को एक्चुअल में रिपल्शन देखना है तो ऐसे कुछ कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च मारने का, ठीक है, सबसे सिंपल मेथड। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत? तो जो भी चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती वो सारी चीज़ें मैग्नेट से, तुम लोग होते हो क्या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट? तो तुम लोग भी रिपेल हो रहे हो, बट उतना मतलब फोर्स दिख रहा है कि अपने को नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी भी आती है, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक नेचर क्या होता है? तो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है? तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने के लिए उनमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? पेयर्ड होने चाहिए कि अनपेयर्ड होने चाहिए? अनपेयर्ड होने चाहिए, बट बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, तो अनपेयर्ड मतलब कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है? सो दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, large number of unpaired electrons. Give me an example of element which contains which is ferromagnetic, which is attracted towards magnet very easily. हाँ, आयरन ना। तो एग्जाम्पल में तुम लोगों को तीन चीज़ें याद रखनी है, एक है आयरन फे, दूसरा को एंड तीसरा नी। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों अट्रैक्ट होते हैं। इनके अलावा और एक याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में और एक फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट आता है जीडी, गैडोलिनियम एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। जीडी का चाहिए तो तुम लोग घर पे जाके ये करना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इसका एटॉमिक नंबर आएगा, लाल श्रीयासा प्रसाद नंदू ने, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, यूरोपियन, गांधी, 8 हो गए, 8, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। जीडी का एटॉमिक नंबर आता है 64। एक बार एनसीईआरटी में चेक करना करेक्ट है कि नहीं, बट जहाँ तक मेरे कैलकुलेशन जा रहे हैं 64 आना चाहिए। 64 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, अभी चेक करने की जरूरत नहीं है गधो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को मिलेगी 4f7, समझे? एंड 4f7 मतलब इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 पहले अनपेयर्ड फिल करता है ना बे, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फेरोमैग्नेटिक होता है। थियरी समझ में आ गई? अब एक फॉर्मूला आपने को पढ़ना है, थियरी खत्म है, मतलब भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑल करना है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मोमेंट काइंड ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की एबिलिटी का फॉर्मूला होता है n+2 bm, वेयर bm इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। bm का फुल फॉर्म रहता है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, वेयर n is number of unpaired electrons, इसमें एक ट्रिक यूज होती है, ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए पहले ट्रिक ही बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दिस n एंड, अरे हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल लिखना भूल गया, इसका सिंबल रहता है म्यू, पता है ना,
फ्रिक्शन वाला म्यू, ठीक है। एंड अब चलो भाई आंसर देना स्टार्ट करो। इफ ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, बताओ अगर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 पुट करो और आंसर कितना आएगा बताओ, चेक करो। 3 √3, 3 भी आंसर गलत है, √3 आएगा, ये समझे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना भाई, 1 × 1 + 2, हाँ ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? 1.73। अब 2 बताओ, नहीं वैल्यू में वैल्यू पुट करके √8, ओके। तो √8 की वैल्यू आती है 2√2। 2√2 मतलब 2 × 1.41, 2 × 1.41 होता है 2.82। ट्रिक बाद में थोड़ी देर में बता दूंगा, डोंट वरी, ज़्यादा लोड मत लो। अब उसके बाद नेक्स्ट 3 के लिए क्या आएगा? √15, ओके। इसकी वैल्यू देखो भैया, √15 कौन से परफेक्ट रूट के क्लोजेस्ट है? 16 का रूट क्या रहता है? 4, तो ये 15 है तो 4 से थोड़ा छोटा। लॉजिक समझ में आ रहा है? 3.9 के क्लोज, तो इसका आंसर आता है 3.87। मुझे एग्जैक्ट आंसर्स पता है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट मतलब इनमें थोड़ा सा 19-20 है, ठीक है, चलता है ना, ट्रिक है, इतना क्या है। अब नेक्स्ट 4th, 4 अनपेयर्ड होगा तो √24। √24 किसके क्लोजेस्ट है? 25 के। इसका आंसर हो जाता है 4.90, बोहर मैग्नेट्रॉन BM। 5 35 किसके क्लोजेस्ट? 6 के। इसका आंसर हो जाता है 5.92। एंड 6 किसके क्लोज, मतलब क्या आएगा आंसर? √48। ए सबजन फॉर्मूला तो अप्लाई कर रहे हैं ना भाई, किसके क्लोजेस्ट? 7 के। इसका होता है 6.94 या 93 कुछ तो, ठीक है। ट्रिक समझो भाई, तुम लोगों को MCQs की एग्जाम आने वाली है, 4 में से एक आंसर करेक्ट लिखना है। अब जब 1 रहेगा तो 1.7 के ऊपर वाला आंसर टिक करके आना है। 2 रहेगा तो 2.7 के ऊपर का, 3 रहेगा तो 3.7 के ऊपर का, 4 रहेगा तो 4.7 के ऊपर का, 5 के लिए 5.7, 6 के लिए 6.7। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बड़बड़ कर रहा, समझ में आ रहा है? इतने से आंसर आ जाता है, मतलब जेई वाले। लेट अस से तुम लोगों को इंटीजर क्वेश्चन आ गया, इंटीजर किया है ना हम लोगों ने सॉल्व, इंटीजर में राउंड ऑफ करके लिखना होता है, समझ में आ रहा है? अब 1.73 का राउंड ऑफ क्या होगा? इंटीजर में राउंड ऑफ करना है 2, तो 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 5। अरे समझ में आ रहा है लॉजिक कुछ ना? तो नीट वाले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1.7 के ऊपर, 2 के 2.7 के लिए 2 के लिए 2.7 के ऊपर, वैसा याद रखना है। जेई वालों के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2, 2 रहेंगे तो 3, 3 रहेंगे तो 4, वैसे याद रखना है। समझ पा रहे हो कुछ? पक्का लिख दो। इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट Fe2+। तुम लोगों को Fe का एटॉमिक नंबर दिया रहेगा 26। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर इसकी मैं एक ट्रिक भी पढ़ाऊंगा, वो ट्रिक याद रखना, ठीक है। सब जन यहाँ पे देखेंगे ज़रा। बताओ भाई Fe2+, तो पहले तुम लोगों को Fe बनाना पड़ेगा। Fe का एटॉमिक नंबर है 26। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम एक ट्रिक बताई थी, अब ट्रिक से ही थोड़ा, मतलब शुरुआत ट्रिक से करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि तुम लोग डायरेक्ट लिखोगे आर्गन, फिर बाद में 26 है 4s2 3d6। याद है ऐसे कुछ बताया था? 26 रहेगा तो 26, 27 रहेगा तो 27। याद आ रहा है कुछ? ओके, ये समझा? नहीं समझा होगा तो आर्गन का एटॉमिक नंबर रहता है 18। 18 + 2 20 + 6। समझा? ओके। अब ध्यान दो, बट अपने को Fe का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालना है, अपने को किसका निकालना है? Fe2+ का। अब Fe2+
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए या 2 इलेक्ट्रॉन निकाले? निकाले। कहां से निकालू? 4s में से या 3d में से? ओके चलो, कुछ लोगों ने मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली 4s बोला, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला क्या 4s? हाँ, कौन स्टेबल है? तो 4s को तो निकाल नहीं सकते ना, फिर स्टेबल है तो निकालने के बाद कैसे स्टेबल है? 4s तो पहले से कंप्लीटली फिल्ड था ना, तो कंप्लीटली फिल्ड है तो इसमें तो चेंज कर ही नहीं सकना चाहिए। मतलब बाकी कोई 4s, मतलब 4s बहुत लोगों ने बोला, क्यों? चलो 3d किसने बोला था? 3d तुमने एक बोला था, आई गेस तुमने बोला था। 3d क्यों? क्योंकि वो लास्ट में है। वेरी नाइस, लॉजिकल आंसर। अरे आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या रहती है? मतलब इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त कहाँ से निकालते हैं? अंदर से निकालते हैं, बाहर से निकालते हैं? आउटर मोस्ट से निकालते हैं, बराबर। अब तुम लोग, बट इसका आंसर गलत है, मतलब 4s वाला आंसर करेक्ट है। अब तुम लोग मुझे, बट उसका लॉजिक करेक्ट था। अब मुझे बताओ, तुम लोग इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो 3d से निकालोगे या 4s से? आउटर मोस्ट में कौन सा आएगा? 3d आएगा या 4s आएगा? 4s आएगा। ये कुछ समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालने अपने को? 4s में से। क्यों निकाल रहे 4s में से? बिकॉज दैट इज द आउटर मोस्ट शेल। ये समझे? ठीक है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो निकलते हैं 4s में से। तो 4s में से मैंने निकाल दिया ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तुम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है? आर्गन 3d6। समझे? ओके। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3d6 में? जल्दी बताओ, चलो तुम लोग करो। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 3d6? वेरी नाइस, आ रहे हैं सबको? तो यहां पे 3d6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। जिन लोगों को नहीं समझा होगा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखोगे? हाँ 4.90। अरे दिख रहा है क्या वहां पे? ना ये सॉल्व करके नहीं बैठना, ये नंबर्स याद रख देना थोड़े बहुत, ठीक है? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 4.90 बोर मैग्नेटॉन। और एक ध्यान देंगे सब जन, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+, 27 एटॉमिक नंबर रहता है इसका। अब सब जन फाइनल ट्रिक समझेंगे, ध्यान दो बे। आयंस में जब कभी ऐसा कुछ आए तो कैसे सॉल्व करना है, समझो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, ट्रिक सब जन जरा देखेंगे, नहीं तो समझेंगे नहीं। 27, तो 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2 + 7। 2 + 7 कितना होता है? 9। 9 एंड +3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किए कि निकाले? निकाले। तो 9 - 3 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। समझा? ये ट्रिक सिर्फ 21 से 29 तक काम करती है। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब 100% क्वेश्चन सारे के सारे ऑलमोस्ट इतने में ही आते हैं, 21 से 29 तक, ठीक है? उसके बाद वालों के लिए अलग ट्रिक है 12th में। अभी हम लोग उसके बाद वाले नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब सब जन यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताओ बे? 4 ही है। ओके, बोर मैग्नेटॉन म्यू कितना होगा? 4.90 बोर मैग्नेटॉन। ओके, और एक एग्जांपल, मैंगनीज 2+, एटॉमिक नंबर 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2 + 5 7, 7 - 2, चार्ज माइनस करना है। 7 - 2 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 3d5। आर्गन भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो, हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, थियरी के लिए नहीं, इसलिए ये ऐसे मतलब ट्रिक्स काम करती है वहाँ पे, ठीक है? तो 3d5, 3d5 मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब बोर मैग्नेटॉन कितना होगा? 5.92। ये कुछ दिमाग में घुस रहा है? टाइटेनियम 3+, एटॉमिक नंबर 22। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 ना, मस्त है ना? मतलब वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, समझे? तो 3d1 कितना बोर मैग्नेटॉन?
नो एक्सेप्शन था, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन नहीं आते, ये अच्छा लगता है मुझे इसमें, ठीक है। अब 3-4 एग्जाम्पल दे दो, तुम लोगों को कर लोगे। चलो ये पहले वाले लिखो एंड फिर बाद में तुम लोग सॉल्व करना। Fe3+ atomic number 26, Cobalt2+ atomic number 27, Ni2+ atomic number 28, Cu1+, इसमें तुम लोग गलत जाओगे, atomic number 21, ये गलत जाने वाला क्वेश्चन है। कॉपर खुद एक्सेप्शनल है, वो याद रखना एंड फिर बाद में सॉल्व करना, ठीक है। फिर Cu2+ 29, Zn2+, जिंक हमारे ट्रिक में आता नहीं है, एटॉमिक नंबर 30, जिंक 21 से 29 के बीच में नहीं आता, समझ में आ रहा है, ट्रिक सिर्फ 21 से 29 के बीच में काम करेगी। ओके बस हो गया, चलो करो। वेनेडियम 3+, एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम 2+, एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम 6+, एटॉमिक नंबर 24, बस हो गया। अब ऐसे ए म्यू थोड़ा फैंसी एम जैसा लिखना बे, एम ऐसे लिखते हो, थोड़ा घुमा दो, एम 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 जैसा ही है, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा बीच में स्मूथ और एक दंडी छोटी एक दो दंडी बड़ी, खत्म, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट आ रही है कि चेक करना। पहला वाला आया होगा 3d5, इसका आंसर आना चाहिए 5.92। दूसरा वाला आया था 3d7, इसका आंसर आना चाहिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3.87। तीसरा वाला आएगा 3d8, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2.82। कॉपर पहले से एक्सेप्शनल है, कॉपर को आराम से करेंगे। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 4s1 3d10, समझे? तो 4s1 3d10 ये एक्सेप्शनल केस थी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यू विल गेट आर्गन 3d10। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? 0 दिख रहा है, ए d10 0 हो जाता है, वो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है ना। 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसका म्यू कितना आएगा? म्यू इसका कितना होगा? 0। एंड मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक, समझ में आ रहा है? इनमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 ऑप्शन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, समझे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तुम लोग इजीली कर पाओगे। कॉपर 2+, 2+9 11, 11 में से 2 गए, 3d9 चलेगा ना, ये d9 आता है। एंड d9 हो गया तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू कितना होगा? 1.73। जिंक, इसका पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने ट्रिक में नहीं आता ना। यस, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 4s2 3d10, तो Zn2+ है, तो Zn2+ बनेगा आर्गन 4s0 3d10, d10 आ गया तो d10 मतलब 0, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये फास्ट नहीं हो रहे ना भाई। नेक्स्ट, अब इसके बाद वेनेडियम, वेनेडियम का होगा 2+3 5, 5 में से 3 गए, d3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 3.87। यहाँ पे क्रोमियम 2+4 6, 6 में से 2 गए 4, तो d4, d4 मतलब 4.90। यहाँ पे इसका आया क्या किसी को आंसर? इसका किया था सॉल्व, क्रोमियम +6 तक पहुँचा है कोई? करो चलो। ओह हाँ यस, d2 करेक्ट, थैंक यू। अब ये d2 होना चाहिए भाई, 2+3 5, 5 में से 3 गए तो 2 बचे ना, तो d2, d2 मतलब 2.82 करेक्ट। मैंने वो +2 समझ, वेनेडियम मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 भी रहता है, तो मैंने उसको +2 पकड़ लिया था। हाँ एस में से नहीं, 4th शेल में से जाता है, क्योंकि बिटवीन 3rd शेल एंड 4th शेल 4th आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग, तो 4th में से जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे एस एंड डी का नहीं है लॉजिक, आउटर मोस्ट का है। हो गया।
क्रोमियम का आया क्या आंसर किसी को? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। करेक्ट। हाँ नहीं, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक हाँ क्या क्या बोला? आर्गन नहीं, ओके। तो यहाँ पे D0 आ रहा है, देखो भाई 2 + 4 6 में से 6 निकल गए, कितने बचे? 0। अब मतलब ये D0 बन जाता है। D0 मतलब सिर्फ आर्गन बचा बे। अच्छा तुम आर्गन का 3p6 लास्ट बोल रहे थे, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो सिर्फ आर्गन बच गया, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड है क्या? तो इसका म्यू कितना होगा? 0। ये समझे? पक्का? ओके। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें अभी, मतलब PYQs। ये तो मतलब क्लास वर्क था ना, अभी PYQs भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मुझे फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फटफट फटफट करने का। चलो न्यूमेरिकल्स थोड़े से सॉल्व करने हो, करो, अच्छा रहता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे क्वेश्चन है, दिख रहे हैं, मतलब 72 प्लस दिस, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन इसके ऊपर ही है। टोटल क्वेश्चन ही 232 है, 232 में से 100 क्वेश्चन इसके ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन इनके ऊपर से ही आते हैं, समझे? बिकॉज इसके पहले एक्चुअली हाइजनबर्ग भी, अगर हाइजनबर्ग को काउंट करोगे ना तो मोर देन 50% ये 3 टॉपिक के ऊपर है। एंड हाइजनबर्ग हम लोगों ने मेरे ख्याल से लास्ट 4 लेक्चर से स्टार्ट किया, 4 भी नहीं, लास्ट 3 लेक्चर से, समझ रहे हो? इसके पहले वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जितना मतलब इधर तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने 5-6 लेक्चर वेस्ट कर दिए थे। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्यों? बिकॉज इधर तक का पार्ट जो है वो पूरा का पूरा इसमें भी है, फिजिक्स में भी है, समझे? तो फिजिक्स में एक क्वेश्चन आ गया तो केमिस्ट्री में क्यों ही पूछेंगे ना, कुछ समझ पा रहे हो? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं ऐसे नहीं है, बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू डी ब्रॉगलिस हाइपोथेसिस के बाद वाला पार्ट जो है वो मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग हाफ फिट ना करते तो कैसे भरते, मतलब हाफ फिट नहीं रहता तो कैसे रहता? तो एक में 2 गए एंड दूसरे में 1 गया, कुछ समझ में आ रहा है क्या? 1 2 3 एंड ये हाफ फिल्ड, 1 2 3, विच वन इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल। व्हाई इट इज लेस स्टेबल? बिकॉज उसमें रिपल्शन होता है। देखो वो तुम लोगों को वहाँ पे उन्होंने जो लिखा हुआ है वो खुद से इंटरप्रेट करने आना चाहिए, ये मैंने बताया हुआ तो है, बट वो सेम लैंग्वेज में थोड़ी ना पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो रिपल्शन भी कम होता है, ठीक है, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम स्पिन इन नॉन डिजेनरेट ऑर्बिट्स। ओके, अभी नॉन डिजेनरेट अभी तक मैंने बताया ही नहीं है, ये इसके बाद बताऊंगा, तो ठीक है। लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, छोड़ो भगा, हाँ एनसीईआरटी रीड करने का, अभी वो इतना मैं बताने नहीं बैठूंगा, हर एक का मीनिंग है थोड़ा थोड़ा, आगे जाके हम लोग देख लेंगे। अब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये अभी तक हम लोगों ने किया हुआ नहीं है। बोहर्स थ्योरी को फॉलो करते हैं, 4 बार लिखाया हुआ है, एप्लीकेबल टू ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 4 बार तो लिखा होगा ना बे। लास्ट टाइम तो लिमिटेशन वापस लिखवाए थे, तुम लोग नाटक कर रहे थे और ऐसे बढ़ाई मार के बता भी रहे थे लिमिटेशन में, पहला ही वर्ड एप्लीकेबल फॉर 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, याद है ऐसे कुछ किया है तुम लोगों ने? ओके ओके, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज किसको फॉलो करते हैं? बोहर्स थियरी को। एंड बोहर्स थियरी में ऑर्बिटल्स नाम की चीज है क्या बे? बोहर्स थियरी में कौन से नाम की चीज है? नहीं है, वो ऑर्बिट नाम की चीज है। क्या है? ऑर्बिट। तो बोहर्स थियरी ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं करती, बोहर्स थियरी किसकी बात करती है? ऑर्बिट की। ऑर्बिट की अगर बात करें तो इसमें n = 1, n जो भी फिर ऑर्बिटल्स रहेंगे, ध्यान दो, n1 n2 एंड n3, ठीक है। इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा रहती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, विच ऑर्बिट हैज हायर एनर्जी? लास्ट, थर्ड, ठीक है। तो थर्ड की एनर्जी हाईएस्ट, उसके बाद सेकंड की एंड उसके बाद 1 की। समझ में आ रहा है? चेक कर लेना, हम लोगों ने किया हुआ है ये। एंड माइनस में आता है ना भाई, ये -13.6, -3.4, -1.5, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अंदर जो भी ऑर्बिटल्स भी रहते हैं ना, उनकी एनर्जी भी सेम ट्रेंड फॉलो करती है। मतलब हाइड्रोजन के 2s एंड 2p दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी रहेगी? सेम रहेगी, विच इज -3.4, क्योंकि यहां तक वो क्या फॉलो कर रहा था? बोहर्स थ्योरी फॉलो कर रहा था। अरे कुछ बड़बड़ में क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सी ऑर्डर करेक्ट है? बी वाली एक्चुअली करेक्ट है, हाँ ठीक है, ये समझे। एंड तो क्या करेक्ट, अभी के लिए हम लोग करेक्ट ऑर्डर देख रहे हैं, बाद में नॉट करेक्ट वाला आंसर टिक कर लेंगे। अरे वो नॉट करेक्ट ठीक है, बट करेक्ट ढूंढेंगे तो दूसरे वाले अपने आप नॉट करेक्ट हो जाएंगे ना। अब दूसरा,
मुझे बताओ ये सी वाली ऑर्डर फिर जो हम लोग करेक्ट मान रहे थे वो करेक्ट है क्या? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 2s एंड 2p इनकी एनर्जी सेम रहती है, समझा? तो दिस वन बिकम्स नॉट करेक्ट। एंड ध्यान दो फिर बाद में हाइड्रोजन के लिए देखो बे 1s की एनर्जी रहती है -13.6, 2s की होती है -3.4, 4s की होती है -0.85 एंड 3d की होती है -1.51। तुम्हें कुछ नहीं समझेगा, वो पहले हुआ है, मतलब ये थोड़ा बाउंसर जाएगा तुम्हें। अब हाँ क्या क्या नहीं -0.85 है ना, ये 0.85 माइनस में। अब ध्यान दो, तो यहां पे हाइड्रोजन में ऑफ बॉस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो क्या? बिकॉज इट फॉलोज बोर्स थियरी एंड अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी आफ्टर थर्ड फोर्थ कम्स एंड फोर्थ हैज हायर एनर्जी। समझ पा रहे हो? तो ये जो डी वाला है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। उसी बदले ए वाला करेक्ट है कि रॉन्ग है? ए वाला करेक्ट है, बिकॉज थर्ड शेल की एनर्जी फोर्थ शेल के कंपैरिजन में कम रहेगी हाइड्रोजन के लिए अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी, एज इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। समझे? तो तुम लोग जो पहले ए एंड बी को रॉन्ग बोल रहे थे वो एक्चुअल में करेक्ट है। ये तुम लोगों को मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, मतलब ये एग्जाम्पल लेना चाहिए जो बाद में होगा, डोंट वरी, ठीक है? एंड सी एंड डी जो अपने को करेक्ट लग रहा था वो, बट हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरा कोई एलिमेंट दे दिया, समझ लो कि साला उन्होंने दे दिया क्रोमियम। क्रोमियम में कौन से दो ऑप्शंस करेक्ट रहते? सी एंड डी करेक्ट रहते, ए एंड बी रॉन्ग रहते। समझ पा रहे हो? बट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का और एक एग्जांपल बताओ, हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एग्जांपल, He+ या फिर Li2+ या फिर Be3+, इन सब के लिए इनमें से किसी के लिए भी ऑप्शन अगर आ जाए तो ए एंड बी वाले ऑप्शन करेक्ट है, सी एंड डी वाले गलत है। ये कुछ समझा? जब क्वेश्चन करोगे ना सॉल्व एंड जब क्वेश्चन गलत आए तो क्यों गलत गए वो समझ के फिर बाद में दूसरे कौन से क्वेश्चन के लिए वो करेक्ट हो सकता है वो भी तुम लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए। मतलब देखो, ये अभी तुम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए कर लिया, कल उठ के अगर उन्होंने लिथियम 2+ के लिए सेम क्वेश्चन पूछ लिया तो सेम ऑप्शंस करेक्ट रहने वाले हैं। ऑप्शन थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे बट लॉजिक सेम रहने वाला है। समझ पा रहे हो? तो ये भी दिमाग में एक बार आना चाहिए। ओके, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी या सी एंड डी? रॉन्ग, उन्होंने रॉन्ग पूछा है, तो विच वन इज द करेक्ट रॉन्ग आंसर? सी एंड डी। ठीक है, समझा? ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये अभी तक नहीं पढ़ा है, हाँ करो ये सॉल्व। 28 + 2 30, 30 + 6 36 हो गया, समझे? एंड फिर बाद में जो ब्रोमीन बचा वो अपना एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? एंड नहीं वो गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, बोलो। अब तो यहाँ पे ब्रोमीन क्रिप्टॉन के 1 नंबर पहले आता है, ठीक है? 35 रहता है, ये सब प्रोडक्ट टेबल में होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ठीक है, ये कैसे सॉल्व किया समझा? एटॉमिक नंबर थोड़े बहुत पता रहने चाहिए, वो मैजिक नंबर टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा है मतलब। ओके नेक्स्ट करो, आइंस्टाइन नियम, ठीक है? ये हम लोगों ने किया नहीं है ना, मतलब ये तुम लोगों को स्किप करने बोला था, बट आता तो है, तो अभी करो। बाय द वे ये रेडॉन क्यों पढ़ाया था याद है? मैजिक नंबर 86, वो इधर काम आता है, मतलब वो मेरे सिलेबस में काम आता है इसलिए पढ़ाया था, मतलब। तो करो। अबे ये तो मतलब सिर्फ काउंटिंग से आ रहा है बे, हड़। हाँ तो मैजिक नंबर पता हो तो ये एडिशन से आ जाएगा, वो तो कर ही लेना। 86 + 11 97, 97 + 2। अब गलत आएगा तो मजा आ जाएगी, नहीं आया, ठीक है? तो ये समझा? नेक्स्ट, तो मतलब इनऑर्गेनिक का ये पार्ट अच्छा रहता है, ये भले ही मेरे सिलेबस में है बट ये इनऑर्गेनिक में काउंट होता है। पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल में मिल भी जाएंगे, ठीक है? ये वाला मेरे सिलेबस का पार्ट है। बताओ, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ क्वांटम नंबर्स, बताओ किसकी एनर्जी हाईएस्ट रहेगी? A B C D एंड E, किसकी एनर्जी हाईएस्ट? नीचे ऑप्शंस है, वो ऑप्शन बाद में देखेंगे। किसकी एनर्जी हाईएस्ट? इसके लिए क्या यूज करते हैं भाई?
हाँ n+l यूज करते हैं, ठीक है, याद है ना पे n+l रूल। बताओ विच वन हैज हाईएस्ट एनर्जी? बी एंड डी दोनों में ड्रॉ हो रहा है, बी एंड डी दोनों का आंसर n+l का 5 आएगा। अब एडिशन नहीं आती मत बोलना। किसका 6 है? अच्छा बी का 6 है। ओह यस यस यस, मैं 5 नहीं कर रहा, मेरे को एडिशन नहीं आ रही है, सॉरी। हाँ तो 6 एंड तो बी वाला सबसे हाईएस्ट, उसके बाद ए एंड डी। ए एंड डी में भी ड्रॉ हो रहा है, तो बिटवीन ए एंड डी विच वन हैज हायर एनर्जी? ए क्यू। हाँ इफ n+l वैल्यूज आर सेम देन यू विल गो फॉर n वैल्यू, ठीक है। तो ए के बाद डी के बाद ई के बाद ओके बाद में ऑप्शन हाँ ऑप्शन ढूंढते वक्त और एक ये तुम लोगों को लग रहा होगा क्या फालतू चीजें पढ़ा रहा हूँ, बट होता है। तुम लोगों ने अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा, बी सबसे ज्यादा, एक ऑप्शन रहता है जिसमें बी साला सबसे कम रहता है, वो देखो वहां पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये सबसे कम है। एंड जनरली वो ऑर्डर पूरी की पूरी सेम टू सेम रहती है, मतलब तुम लोगों की ऑर्डर क्या आ गई? बी बाद में क्या था बे? बी के बाद ए था ना? हाँ बी ए डी ई सी। ओके तो अभी यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अच्छा कर दिया ना, तो वो वही ऑर्डर बी ए समझा बट डिक्रीजिंग में दे देते हैं, एंड दूसरा एक ऑप्शन इंक्रीजिंग वाला रहता है। और तुम लोग मतलब हाँ नहीं मेन दिक्कत समझो रहे पहले, वो आंसर तो आ जाएगा, बट ऐसे बहुत सी बार होता है कि सेम दोनों ऑर्डर्स, एक डिक्रीजिंग दूसरा इंक्रीजिंग, एंड एरोस की वजह से आंसर गलत जाता है, समझ पा रहे हो? तो वो एक बार देखना, ये कॉमन मिस्टेक्स है, जब तुम लोग यहाँ पे एग्जाम दोगे ना तो तुम लोगों को समझेगा कि ये मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तुम लोगों का भी मतलब मैं बड़बड़ कर रहा हूँ तो लग रहा होगा क्या है, ऐसे थोड़ी ना करेंगे हम लोग, इतना आइडिया नहीं है, बट हो तुम लोग, ठीक है, होते हो तो ठीक है। देखा बी के बदले डी भी टिक होता है बहुत सी बार, ठीक है, तो ये भी मत करना। चलो नेक्स्ट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी मैजिक नंबर काम आता है, ध्यान दो बेगो। नोबल गैस एटॉमिक नंबर थे 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, समझे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उनमें सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए तो वो नोबल गैस में जा सकता है, समझ में आ रहा है? जैसे पहले का एटॉमिक नंबर देके रखा है, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 38, कौन से स्टेट में है? ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज, कौन सा चार्ज है उसके ऊपर? 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए कि रिमूव किए? तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 38 का क्या बन गया? तो जाएगा नोबल गैस में, जाएगा। ऑप्शन 2 सीजियम 55, एटॉमिक नंबर क्या, इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 54 आता है क्या नोबल गैस में? आता है हाँ 36, 54, ठीक है, तो सीजियम आएगा। लैंथेनम 2+, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 55 आएगा क्या? इसको नोबल गैस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और एक निकालना पड़ेगा, +3 में रहता तो आ जाता, बट अभी नहीं आएगा, तो अभी तक 2 हो गए। उसके बाद लेड 82 + 2 80 होगा, आता है क्या? नहीं आता। कितना आता है? 86 आता है, वेरी नाइस। हाँ ये जितने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे ना तो ये याद होने लग जाता है, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। वो मैंने अभी पढ़ाया तो पहली बार में तो वो लगेगा क्या है एंड ऑल, बट प्रैक्टिस से हो जाता है। इटरबियम YB, इसका नाम इटरबियम है, आएगा क्या? नहीं ना, 68 नहीं आएगा। नेक्स्ट Fe नहीं आएगा। कितने आ गया आंसर? 2 ही है, ठीक है। फिर बाद में एक बार वापस चेक करने का, नॉट है कि आता है, ऐसा है, ठीक है, वो नॉट आता है तो वो भी इग्नोर हो जाते हैं बहुत सी बार। तो आंसर कितना टाइप करेंगे? 2, ठीक है। सिस्टम स्लो होते जा रहे दिन ब दिन। नेक्स्ट चलो करो सॉल्व। अभी तो मतलब तुमको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी क्या करना है। अच्छा इधर इन्होंने कुछ गेम खेला है क्या पता? 60, हाँ ज़ेनॉन के एटॉमिक नंबर ढूंढने पड़ रहा है, ठीक है, बट चलो। दूसरा कोई है नहीं वैसा वाला? ए गधो, वैसे तो बी वाला भी आ सकता है फिर 60, सिर्फ काउंटिंग से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ बी या डी, सॉरी बी या ए? क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे तो ज़ेनॉन कौन से शेल में आता है, सॉरी कौन से पीरियड में आता है? देख लो ना, वो मैजिक नंबर से काउंट कर लो, इतना कुछ नहीं अभी के लिए।
कौन से पीरियड में आता है? फोर्थ में आता है, फिफ्थ, जेनॉन फिफ्थ में आता है, समझ में आ रहा है? फिफ्थ के बाद फिर सिक्सेस आएगा ना बे, समझे कुछ? फिफ्थ पीरियड में जेनॉन है तो फिफ्थ पीरियड के बाद तुम लोग 7 में जाओगे या 6 में जाओगे, समझा? अगर फिर भी कुछ दिक्कत रहे तो पूरा लिखने का, पूरी वो ऑर्डर भी पढ़ाई है ना, वो टाइम पास के लिए लिखाया नहीं था, वो ये पूरा लिखने आया इसलिए लिखाया है, ठीक है? तो पूरा लिखने का, उससे भी आइडिया लग जाती है। नेक्स्ट, देखा कितने इजी क्वेश्चन रहता है ये। बाद में मुझे रीजन आइसोलेशन मजा नहीं आता, करो भाई। क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, करो अरेंज। सब लोग यहाँ तक पहुँच गए थे क्या? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30, 30, ये तो बाय हार्ट कर रहे हैं इधर तक, एंड बाद में 4p2, ये सबको आ गया था। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? हैंड रेस करो एंड बताओ क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्या है? इंग्लिश समझ भी लेते हो ना? कुछ लोग तो ये तो पूरे टाइम इंग्लिश बड़बड़ कर रहे हैं, बता ना बे। हाँ, हिंदी आता ही नहीं, ऐसे बोलते रहता है इंग्लिश, मतलब एक्सप्लेन कर। बड़े बेइज्जती करूंगा मैं, रुको तुम लोग की एक एक करके। हाँ, क्या? कहाँ पे रह के आया है तू? कौन से कंट्री से आया है बे? हाँ, इधर ही पला बड़ा है ना, मतलब तो अरे यार, अब तो इधर तो मतलब ऐसे NRIs भी पढ़े हुए हैं, वो भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी बोल लेते थे। हाँ, बात हाँ हाँ नहीं हाँ हाँ तो नहीं वैसे नहीं। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। They are asking how many completely filled orbitals are there with magnetic quantum number 0. एस ऑर्बिटल में अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 रहता है। तुम लोग अगर 4 आंसर दे रहे हो तो शायद एस ऑर्बिटल ही देख रहे होगे। तो एस ऑर्बिटल में अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 रहता है। दे आर आस्किंग हाउ मेनी फील्ड ऑर्बिटल्स आर देयर विथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, ठीक है? जिसका मतलब देखो, भूल गए रहोगे तो अरे लिखा है ना यहाँ पे। हाँ, तो 1s2, यहाँ पे 1s में m 0 ही रहता है, 2s में भी 0, 2p6 ये -1 0 +1, तो इसमें भी 1 है, समझा क्या? 3s2 में भी 0, 3p6 कंप्लीटली फिल्ड है एंड इसमें भी 0 वाला 1 है, 4s भी, एंड 3d में भी एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 आता है जो कि कंप्लीटली फिल्ड ही है ना यहाँ पे dv, समझ पा रहे हो? तो कितना आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तुम कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स बता रहे हो। लेटस से ना लेटस से कि यहाँ पे m अगर +1 या फिर -1 रहता तो तुम्हारा आंसर सिर्फ 2 रहता, 2 नहीं 3 रहता। सिर्फ कंप्लीटली फिल्ड नहीं देखने थे ना, वो बाय फ्लूक तो आंसर करेक्ट होता है, मैच हो सकता है वैसा, ये समझे? ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका? 7। नेक्स्ट, अब इसके बाद आगे बढ़े। क्या हुआ? अरे तो तुम्हारा आंसर क्या 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 क्या? अरे तो अभी वो वैसा मोड है ना चालू, मतलब राइटिंग मोड चालू, तो वैसे ही लिखूंगा। ओके चलो 7। हाँ देखो, अभी इसमें सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले जैसे किया था वैसे ही है, मैं भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ इसको भी, तुम लोग मुझे सिर्फ आंसर बताना, ठीक है? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, ठीक है? वो 23, 23 याद है वो ट्रिक वैसा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 12 दिख रहे हैं। गैलियम रहता पहले वाला, तो
14, गैलियम में 4p2b था तो 14, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, outermost electronic configuration of group 13 is 4s2 4p1, the electronic configuration of the p orbital, नहीं, electronic configuration of an element of p block period phi placed diagonally in element E is, oh मस्त क्वेश्चन बे, ये कोई बता पाएगा क्या? देखो ये मैजिक नंबर से भी कर सकते हो, ये प्रोडक्ट टेबल से भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा एक मतलब सिंपल मतलब कहना रहता है कि तुम लोगों को एग्जाम के शुरुआत में है ना एक नोटपैड मिलता है छोटा सा रफ वर्क के लिए, नीट वालों को वो भी नहीं मिलता, नीट वालों को लास्ट पेज मिलता है, सिर्फ एक पेज पे मतलब तुम लोगों को सब रफ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उस पेज पे छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना लेने का फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई, अगर तुम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल बना के रखा होगा, ध्यान दो, ये ऐसे क्वेश्चन में पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना बहुत हेल्प करता है, ठीक है। कोई बनाता नहीं बनाता, मैंने आज तक भी किसी को पूछा नहीं है, बट स्टिल तो बट ईजी रहता है। देखो है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है, से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, ठीक है। स्कूटी वाले काका मने फेकोनी कॉपर जिंक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ला हफ्ता वरना रे उसामा से इराक में पिटाऊंगा, ठीक है। फिर बाद में बैंगन आलू गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन नहीं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ शिवा सी द पॉट, इसका मीनिंग तुम लोगों को नहीं समझेगा, तो ओ शिवा सी द पॉट, ठीक है। नेक्स्ट फिर बाद में फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, लाल श्रियासा प्रसाद, नंदू ने श्रीमती यूरोपियन नहीं प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती नहीं, रुको पहले, नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती युरोपियन गांधीच्या टेबलवर दिला होता, इराकचा तंबाखू याकूब ने लुटला, ठीक है। हाँ, अब ATP UNP AC BC EF MNL हो गया, ठीक है। एक्टिनियम थोरियम प्रोडक्टियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम PU भूल गया, एक्टिनियम थोरियम प्रोडक्टियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरेसियम क्यूरियम बर्किलेनियम कैलिफोर्नियम आइंस्टाइनियम फर्मियम मेंडलीवियम नोबेलियम लॉरेंसेनियम हो गया। अब इसमें अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्या? हाँ, तो प्रैक्टिस छूट गई है ना अभी मेरी, मैं थोड़ी ना अभी पढ़ा रहा हूँ। तो अब ध्यान दो, तो इसमें 4s to 4p1, 4s to 4p1 that means you have to go towards fourth period, 1 2 3 4, समझा? 4p1 ये आ गया अपना 4p1, फॉलोड, ठीक है। 4p1 के डायगनली, 4p1 के डायगनली किधर गया सर? अच्छा, डेस्कटॉप। हाँ, 4p1 के डायगनली क्या पूछा उन्होंने क्वेश्चन? पीरियड 5 का, पी ब्लॉक में पीरियड 5 का डायगनली कौन सा एलिमेंट आता है, समझे? कौन से ग्रुप का? बट अच्छा, सिर्फ डायरेक्ट पी ब्लॉक में डायगनली कौन सा आता है ना? हाँ बस, ओके। तो 10 आता है, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि 10 पूछा नहीं है एक्चुअली उन्होंने, उसकी सिर्फ क्या पूछी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बिना बनाए मतलब डायरेक्ट कैसे निकालते? फिर देखो, डायगनली मतलब एक बाजू में आना चाहिए सिर्फ,
एक बाजू में जाएगा तो एक ग्रुप 13 से ग्रुप 14 जाएगा, 13 से 14 एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन आ गया, तो पहले जो 4p1 था वो क्या बनेगा, 4p2 बनेंगे। दिख रहा है सब कुछ। एंड सिर्फ इसमें डायगनली एक नीचे जाना पड़ेगा ना, डायगनली जाने के लिए, तो 4p1 के बदले क्या आना चाहिए, 5p2। समझा? बस यहाँ पे ये d 4d वाला आएगा, एक्स्ट्रा का d ऑर्बिटल भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो? बस हो गया, इतना ही है। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। ना समझे? वही मतलब उन्होंने भी ऐसे ब्लॉक्स बना के ऐसे दिखाया हुआ है कि ऐसे नीचे जाने का। और क्या नेक्स्ट, कितना बज रहा है, 1 बज गया। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन, बाय बाय।